हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ तीन PSU स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, SJVN, NHPC एंड रेलटेल। इन तीनों स्टॉक से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है। बेसिकली गुड न्यूज आई है नवरत्न स्टेटस को लेकर, एंड इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो हम न्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इनकी टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ग्रांट्स नवरत्न स्टेटस टू SJVN, NHPC, रेलटेल एंड सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चार कंपनीज को गवर्नमेंट के तरफ से नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। अब देखो, यहाँ पर हम सिर्फ SJVN, NHPC एंड रेलटेल को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको यहाँ पर क्यों हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये लिस्टेड नहीं है और ये जो कंपनी है ये भी PSU ही है। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी के तौर पे काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ऑक्शनिंग का काम बेसिकली करती है। ठीक है, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो थोड़ा सा डिटेल्स में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द 22nd नवरत्न, followed by Solar Energy Corporation of India as the 23rd, NHPC as the 24th and सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN as the 25th नवरत्न इन इंडिया। तो इंडिया में अभी तक टोटल 25 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, जिसमें यहाँ पर देखो रेलटेल का नंबर है 22वें नंबर पर, और फिर यहाँ पर 23वें नंबर पर है ये SECI यानी कि सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद 24वें नंबर पर है NHPC और 25वें नंबर पर है SJVN। ठीक है, एंड इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ कंपनीज को नवरत्न का दर्जा मिला था, जिसमें इरेडा को हमने डिस्कस किया था, फिर मजगांव डॉक को भी नवरत्न का दर्जा मिला है रिसेंटली। अब देखो यार, नवरत्न का दर्जा होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनीज को, ये हम समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो नवरत्न का दर्जा मिलता है ये सिर्फ PSU कंपनीज को ही मिलता है, ये ध्यान में रखकर चलना, प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिलता है। एंड देखो यहाँ पर बताई जा रही है, द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द नवरत्न स्टेटस टू टॉप टियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs। This status allows the organizations to undertake substantial investments of up to 1000 crore without needing approval from the center। तो देखो, नवरत्न का दर्जा मिल जाने के बाद वो जो कंपनी होती है वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये एक मतलब इनको एडवांटेज मिल जाती है। These companies have the liberty to invest up to 30% of their net worth within a year as long as it stays below 1000 करोड़। तो देखो यहाँ पर दूसरी बेनिफिट ये है कि जिन कंपनीज को नवरत्न का दर्जा मिलता है वो कंपनीज अपने नेटवर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकती है विद इन अ ईयर, लेकिन वो जो 30% होगी उसकी वैल्यू 1000 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। एंड उसके बाद देखो कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। दे कैन आल्सो इंगेज इन जॉइंट वेंचर्स, फॉर्म अलायंसेज एंड एस्टेब्लिश सब्सिडरीज अब्रोड। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जॉइंट वेंचर्स भी फिर कर सकते हैं एंड सब्सिडरी जो हैं वो अब्रोड में खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेनिफिट्स होती हैं नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद। अब देखो नवरत्न का स्टेटस किनको मिलता है, जो कि ऑलरेडी पहले से मिनी रत्न के स्टेटस पर है। ठीक है, एंड और भी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिनको फुलफिल करने के बाद कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलता है। तो बेसिकली ये स्टेटस मिलने के बाद इन स्टॉक्स के अंदर हमें मंडे के दिन तेजी देखने को मिल सकती है। अभी लेवल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को मैं इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो पहले आपको भी अपनी कुछ स्टडी करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। चलो टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SJVN। तो SJVN के अंदर अगर हम देखें तो देखो गाइस, यहाँ पर अप ट्रेंड के साथ ये जो स्टॉक है ये मूव कर रही है, और देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर अभी ये स्टॉक है।
एक चीज़ और कि यहाँ पर 100 EMA की भी सपोर्ट है, जहाँ पर ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रही है। तो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये सपोर्ट काम, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये जो स्टॉक है सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट SIP के लिए डिस्कस करें तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ तक की बात की जाए तो लगभग 20 to 21% की डिस्काउंट्स मिल रही हैं, ठीक है। जो कि देखा जाए तो फर्स्ट SIP के लिए चलो ठीक है, यहाँ पर बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डीप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखकर चलना है कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं दे देना है, सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। क्योंकि देखो ये जो कंपनीज हैं ये PSU कंपनीज हैं, इनके अंदर एक बड़ी डिपेंडेंसी होती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जिस प्रकार से सपोर्ट करती है इन कंपनीज को उसी प्रकार से ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है और अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। अब चलो गाइज यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है प्राइस अभी। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर गिरकर ये जो स्टॉक है ये इस सपोर्ट तक आ सकती है जो कि है 119 की। फिर नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 100 के लेवल की। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी हमारी फर्स्ट 140 के अप्रॉक्स, फिर होगी यहाँ पर 152 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चल सकते हो। अब चलो हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है NHPC। तो NHPC के अंदर हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी लगभग 19-20% की डिस्काउंट्स मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। देखा जाए तो फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट SIP के लिए चलो ठीक है, लेकिन बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक है तो यहाँ पर फर्स्ट SIP कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे देंगे पोर्टफोलियो का, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है इस एक स्टॉक के ऊपर। अभी यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 96 के अप्रॉक्स है। एंड ये जो प्राइस है ये एक सपोर्ट की ही लेवल है। तो इस सपोर्ट के बाद नीचे है नेक्स्ट सपोर्ट 90 की, फिर है सपोर्ट यहाँ पर 86 रुपए की, फिर है 80 रुपए की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल होगी 100 की एंड उसके बाद यहाँ पर है 108 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, रेलटेल को डिस्कस करते हैं। रेलटेल के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी लगभग 20-21% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं तो चलो डिस्काउंट ठीक है फर्स्ट SIP के लिए। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो सपोर्ट होने वाली है हमारी ये, अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो 464 के सपोर्ट को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 448 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 507 की, फिर है 550 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चल सकते हो। बाकी दोस्तों देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखकर चलना कि सिर्फ टेक्निकल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के ऊपर पूरा स्टडी एंड रिसर्च करना होगा। लाइक कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह देखने हैं कि कैसी है। एंड उसके बाद ही अगर ठीक लगे एंड टेक्निकल्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले तो ही हम इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। सब कुछ देखने के बाद अगर ठीक लगे तो सिर्फ टेक्निकल्स देखकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे और ना ही सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो दोनों के अंदर हमें क्लियरेंस मिलनी चाहिए एंड उसके बाद ही डिसीजंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेनी चाहिए, ठीक है।
सो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन से मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।